हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, हाउ टू फाइनलाइज योर प्रिपरेशन ऑफ CSI या नेट JRF इन लास्ट 40 डेज। देखिए, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर CSI या नेट JRF इन 40 डेज। ऐसा कुछ नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि CSI या नेट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको उस प्रक्रिया को समझने के लिए ऑब्वियस सी बात है 40 डेज़ का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, लेकिन मेरा ये सेंस है कि जैसे आपने पढ़ रखा है उसको फाइनलाइज कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन को, तो किस तरह से 40 डेज़ के कॉम्पैक्ट एक शेड्यूल में आप पूरे CSIR के आपने जो भी प्रिपरेशन कर रखी है उसको एक जगह पे कंसाइज वे में ला के आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएँ। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे। आपको ये समझ में आएगा कि बिखरी हुई ज़िंदगी को एक फाइल के अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, बिखरी हुई प्रिपरेशन को एक ऑब्वियसली हमने क्या किया कि उसको फोल्डर वाइज हमने सेट कर दिया। आज यहाँ 10 से 12 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उन 10-12 पॉइंट से आपके जो CSIR की जो आज तक की जर्नी है, ठीक है, वो जर्नी एक अलग रास्ता था, लेकिन अब जो लास्ट का जो वक्त है, अब जो लास्टली जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग रास्ता है। आप बिल्कुल एक जैसी तैयारी, ऐसा नहीं कि आपने पिछले साल भर से 6 महीने से आपने जो CSI की तैयारी की है अब भी आप उसी वे में अगर चलते रहोगे तो ऐसा नहीं है, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ड्यूटी होती है एक टीचर की, एक मेंटोर की, उसको मैं आपको एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताना चाहूँगा। छोटी सी कहानी है। एक इंसान अपने स्टूडेंट्स को पेड़ पे चढ़ना सिखाता था। तो एक बार उसका एक बहुत अच्छा स्टूडेंट पेड़ पे चढ़ा, बहुत बड़े पेड़ पे चढ़ा, चढ़ता गया स्टूडेंट। वो नीचे टीचर खड़ा था, उसने कुछ नहीं बोला। फिर वो ऊपर चढ़ के फिर वहाँ से उतरने लगा। फिर वो उतरते उतरते आधा रास्ता पार कर गया, 3/4 रास्ता पार हो गया, फिर भी टीचर ने कुछ नहीं बोला। जब उसको लास्ट के 10-15 फीट बचे हुए थे तो टीचर ने अपने स्टूडेंट को बोला कि बेटा आराम से उतरना। तो स्टूडेंट नीचे उतरा और उसने बोला कि सर मैं पूरा पेड़ चढ़ गया और आपने मुझे एक बार भी नहीं टोका, लेकिन लास्ट में आपने मुझे बोला कि आराम से उतरना, वो थोड़ी सी दूरी बची थी, वो तो मैं ईजिली उतर जाता। तो टीचर ने कहा नहीं, वही जो दूरी थी थोड़ी सी, जो अंत समय का जो एक डिस्टेंस था लास्ट टाइम का, वो तुम पार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक जो होती है हमारी लापरवाही हो जाती है, हम थक जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कई तरह के इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस हमें घेर लेते हैं और लास्टली हम ऐसे टाइम पे जाके फेल करते हैं जब हमें सबसे ज़्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेट रहने की ज़रूरत थी। तो प्यारे बच्चों, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपने पॉइंट्स के थ्रू कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हम एक बार इन चीज़ों को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आप एग्ज़ाम देने से पहले आप क्या कीजिए कि अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अगर यहाँ 40 डेज का मैंने टाइम लिखा, 30-40 जो भी डेज आपके हाथ में बचे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एग्ज़ाम पैटर्न, आपको जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को पहले अंडरस्टैंड करना है। आपको ये इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई एग्ज़ाम में एग्जैक्टली कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप आज से 10 साल पहले के CSI या नेट JRF के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो या आपने किया है तो ऑब्वियसली वो बेनिफिशियल नहीं होगा। समय के साथ चीज़ें बदली, पैटर्न बदला, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के जो सेट बदल गए, क्वेश्चन को पूछने की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, अलग अलग टॉपिक को जोड़ के क्वेश्चन जो बनाए जाते थे वो बदल गए। तो प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे बदलाव आ गए और ये बदलाव आप अगर उससे इंटरेक्ट नहीं हुए हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब बात क्या है कि अब आपके पास इतना समय तो है नहीं कि आप सारे क्वेश्चन उठा के देखोगे भाई क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। तो आपको टीचर पे थोड़ा रिलाई करना होगा। ठीक है, आपको थोड़ा टीचर पे रिलाई करना होगा, लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको 1-8 घंटे डिस्कशन करना होगा। अगर आप इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इस बारे में कभी नहीं सोचा तो आपको प्यारे बच्चों इस बारे में सोचना होगा कि हमारे पास जो सिलेबस है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा एक बार आपको 10-15 मिनट, आधे घंटे बैठ के उस बारे में विचार करना होगा, थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करनी होगी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्रिएट स्टडी प्लान इन 10 डेज शेड्यूल। ऑब्वियस सी बात है, अगर 30 दिन आपके पास है तो 20 और 30 डेज का 10 डेज का शेड्यूल बनाइए। अगर आपके पास 40 डेज है तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 30-10 का आप शेड्यूल बनाएंगे। 30 दिन और 10 दिन का शेड्यूल बनाएंगे। इस बात के मायने क्या है प्यारे बच्चों, इस बात के मायने क्या है कि 30 डेज 10 डेज का जो शेड्यूल, इसका क्या मतलब है। अगर आपके पास यहाँ पर 30 डेज बचे हैं
तो आप 20 डेज प्लस 10 डेज करोगे। अगर आप पास 40 डेज बचे हैं तो आप 30 + 10 करोगे। अगर आप 50 डेज बचे हैं तो 40 + 10 डेज करोगे। आपको लास्ट के जो 10 डेज हैं प्यारे बच्चों, उसको बिल्कुल ही अलग उठा के रख देना है। लास्ट के जो 10 डेज है उसकी स्ट्रेटजी आपकी अलग होनी चाहिए, और इधर जितने भी 30-40 दिन हैं इनकी स्ट्रेटजी आपको अलग हो जानी चाहिए। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, आपको क्या करना होगा, आपको अपनी कॉपी पे जो है आपको जो रिवीजन का एक प्लान बनाना होगा। क्योंकि अब आपके पास तो रिवीजन का टाइम बचा है, तो आपके पास रिवीजन का प्लान होना चाहिए कि 30 डेज या 40 डेज में जो आपको, या 20 डेज जो भी है, यहाँ पर आपके पास रिवीजन का प्लान अलग होना चाहिए। और ये जो लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे इसके लिए रिवीजन का प्लान आपको अलग होना चाहिए। फिर बच्चों 30-40 डेज का टाइम बचा है, तो इतना टाइम तो पॉसिबल नहीं है कि आप इस टाइम में आप रिवीजन कर लोगे। मतलब कोई ऐसे नए टॉपिक को पढ़ लो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आप उसको पढ़ लोगे। अब तो इतना टाइम है नहीं कि कोई भी नया टॉपिक पढ़ा जा सके, लेकिन ये किया जा सकता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक को, उनके सारे टॉपिक को कंसाइज करके आप एक जगह पे लाओगे और उनको आप अच्छे से क्या करोगे, स्टडी करोगे। प्यारे बच्चों, आपने जो नोट्स बनाए होंगे, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो एक होता है बिल्कुल शॉर्टकट वाला शॉर्ट नोट्स, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। जिसमें बिल्कुल जो चीटिंग टाइप की शॉर्ट नोट्स होती है कि एक पन्ने में ही, 2 पन्ने में पूरा टॉपिक खत्म हो गया, ओएमसी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने 4 पन्ने में लिख लिए, वो वाले रिवीजन की जरूरत नहीं, वो लास्ट 10 डेज में चाहिए होगा। उसको प्रिपेयर करना इन 30 से 20 दिनों के अंदर आपको, ठीक है। अब आपको, अगर आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको क्या करना है कि आपको अपना पूरा मेन नोट्स लेना है और उसको पढ़ते जाना और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाना है, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको जो है, आपको 5 पेज, 7 पेज, 8 पेज में, आपको 10 पेज के अंदर पूरा से बड़ा टॉपिक आपको कवर करके उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लेना है, एक पतली कॉपी में, एक ऐसी कॉपी में जिसमें आप सारे टॉपिक को कवर कर सके। इस बीच में आपको हाईलाइटर मार्कर का भर के यूज करना है। रिटर्न रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि रिटर्न रिवीजन करने जाओगे नींद आ जाएगी, थक जाओगे और फाइनली जो आपका टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। इस जगह पे आपको रिटर्न रिवीजन नहीं करना है, इस जगह पे आपको क्या करना है, आपको हाईलाइटर रिवीजन करना है। आप हाईलाइटर हाथ में लेके बैठोगे, जो भी आपको सामने आएगा आप उसको हाईलाइट करते जाओगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको क्या करोगे, उसको एक अलग कॉपी में, जैसे फॉर्मूलाज हुए, कोई बहुत ट्रिकी वर्ड हुआ जो आपके लिए बहुत जरूरी, इसको क्या करोगे, एक अलग कॉपी में आप उसको ये प्रिपेयर करते जाओगे। और वो जो लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे उसमें आपको उसी लास्ट वाले शॉर्ट नोट्स को जो है पढ़ना है। अगर समय मिल जाए तो इसको भी, इस शॉर्ट नोट्स के जो हाईलाइट वाले को भी देखना, लेकिन ये जो 10 डेज हैं, ये लास्ट डेज हो, चाहे लास्ट का 2 डेज बचा हो, लास्ट के 10 डेज बचे हो, उसमें इसको देखना है। समय बचे तो फिर एक बार इस हाईलाइट वाले को भी देख लेना, ठीक है। तो चलो, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या कह रही है यहाँ पर, फोकस ऑन की टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन की टॉपिक्स। देखिए, आपको अपने की टॉपिक के ऊपर रिलाई करना होगा, ठीक है। आपको अपने की टॉपिक के ऊपर जो है आपको अच्छे से रिलाई करना होगा। इस बात के सेंस क्या है, क्या मतलब है इस बात का कि आपको की टॉपिक के ऊपर रिलाई करना होगा। प्यारे बच्चों, जैसे हर टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आपको आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, ठीक है, इनऑर्गेनिक है। देखो, इनऑर्गेनिक को तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, इनऑर्गेनिक को छोड़ने वाला तो खैर बेवकूफ़ है। इनऑर्गेनिक के साथ आप फिजिकल को ले लोगे, ऑर्गेनिक को ले लोगे, और उसमें क्या करोगे कि 2 टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एक टॉपिक अगर थोड़ा काम चलाओ भी होता है तो आप वहाँ से चीज़ें मैनेज हो जाती है। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई है, ऑर्गेनिक को बिल्कुल मैंने ट्रिक से सिखाया है कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आपको ट्रिक से सॉल्व हो जाए। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप जाके मेरे वीडियोज़ देखिए, मैं आपको दिखेगा कि बड़े से बड़े ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मैंने 5 सेकेंड 10 सेकेंड में ब्रेक डाउन करना सिखाया है, ठीक है। तो लेकिन खैर वो एक अलग चीज़ है। अभी 30-40 डेज के बीच अभी आपके पास नया कुछ भी सीखने का ऑप्शन नहीं है। हालांकि आपके पास समय मिले तो आप एक बार देखिए, क्योंकि मैंने दिखाया कि कैसे 5 to 10 सेकेंड में आपको बड़े से बड़े ऑर्गेनिक क्वेश्चन को मैंने तोड़ दिया है। तो आप उसको लिखोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 5 सेकेंड बाय पीके सिद्धांत, तो आपको वो प्लेलिस्ट पूरा दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, खैर मैं आप उस चीज़ को सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ खुद को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि आप कैसे फाइनल प्रिपेयर करो। तो आपके जो की पॉइंट है, जैसे आपके ओएमसी हो गए, कोऑर्डिनेशन हो गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, ठीक है। इसके अलावा जितने फिजिकल में क्वांटम हो गए, स्टैटिस्टिकल हो गए, खासकर जो टॉपिक आपस में रिलेटेड है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिए ही चाहिए, उसका कोई ऑप्शन नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिना आप CSIR नहीं कर सकते। लेकिन कोऑर्डिनेशन पढ़िए तो कोऑर्डिनेशन से ओएमसी रिलेट करता है, कोऑर्डिनेशन से डी ब्लॉक रिलेट करता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, ये तीनों जो है, और साथ में एफ ब्लॉक, ये चारों टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो एक को तैयार करने का मतलब चारों को तैयार करना है। फिर आपको उधर बायो इनऑर्गेनिक हो गई, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक थोड़ी अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है।
मैंने आपको बायो इनऑर्गेनिक पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, अपने एप्लीकेशन में भी पढ़ाया है, तो आप देख सकते हो कि कितने ईजी वे में बायो इनऑर्गेनिक को मैंने ब्रेकआउट किया है। इसके अलावा क्वांटम है तो स्टैट्स है और थर्मो एक है। क्वांटम, स्टैट्स, थर्मो तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। समझ रहे हो बात को? क्वांटम, स्टैट्स और थर्मो वो तीनों क्या हो गया, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये आपको डिसाइड करना है, मैं या कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कौन से टॉपिक की स्टडी करनी है, कौन से टॉपिक को आपको लेके चलना है। कोशिश तो करनी है कि 67 एटलीस्ट 70% सिलेबस आपको लेके चलना है, क्योंकि अब कट ऑफ भी पहले के अकॉर्डिंग, पहले के जो कंपेयर में क्या हो गई, कट ऑफ ज़्यादा हो गई है। लेकिन आपको भी एक प्रॉपर 60-70% के आसपास का सिलेबस लेके चलना होगा। यहाँ पर इस सिलेबस को लेके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आपको अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट करके उन्हीं की प्रॉपर स्टडी करनी होगी। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, इसका तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है मॉक टेस्ट का। ठीक है, जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, जितना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी टेस्ट के थ्रू, आप उतने ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो आपको ये काम तो करना है कि भाई आपको मॉक टेस्ट, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज के थ्रू ये बहुत जल्दी हम लोग भी लाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीजन से पूरा प्रॉपर टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ लेके आ रहे हैं। जो जुलाई से जो सेशन होगा, जुलाई से दिसंबर वाला जो सेशन होगा, उसमें प्रॉपर हम लोग सारा टेस्ट सीरीज वगैरह लेके आ रहे हैं, सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना, फिलहाल तो हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज हम बहुत जल्दी अवेलेबल करेंगे और बहुत ही हाई क्वालिटी का करेंगे। तो जुलाई 25 से दिसंबर 25 के बीच का जो सेशन होगा, उसको हम लोग बहुत हाई लेवल पे हम लोग लेके चलने वाले हैं। खैर, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, आपके पास मॉक टेस्ट लेने का बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो आप उनके साथ जाके मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। रिवाइज शॉर्ट नोट्स, ये चीज़ तो मैंने आपको बताया ही कि भाई आपके पास इतना समय नहीं है पूरी नोट्स पढ़ने का, क्योंकि आपको पता है कि भाई 500-600 पेज की तो OMC हो जाती है, 400 पेज की कोऑर्डिनेशन हो जाती है, 70-80 पेज की इन बायो इनऑर्गेनिक हो जाती है, 500-600 पेज का आपको क्वांटम हो जाता है। इतना समय तो है नहीं। तो आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने। ये चिंता मत कीजिए कि ये नहीं पढ़ा, जो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ सकते हो आप। कुछ लेंदी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, कुछ आपको ऐसा है कि लगता है सर वो हम एक बार देख लेंगे तो वो याद हो जाएगा, तो फिर आप उसको कर लो, उसको छोड़ो मत। क्योंकि ऐसी चीज़ें क्लिक करने के लिए ऐसी चीज़ें एग्जाम में आ जाती, फिर आप परेशान होते कि यार अगर एक बार हमने देख लिया होता तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया होता। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से कवर कर ही लो। चलिए, 6 नंबर पे के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, आप बोलोगे इसमें शायद नया क्या है, लेकिन नया है। ठीक है, इसको सोचने का नजरिया आपका नया होना चाहिए। बच्चे लोग क्या करते हैं, बोलते सर हमारे पास टाइम कहाँ बचा है कि PYQ हम सॉल्व करते। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप PYQ सॉल्व करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। हम PYQ का पूरा एक वीडियो सेट ही देने वाले हैं बच्चों को। ठीक है, उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है कि पूरा वीडियो सेट ही दे दिया जाएगा बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, उसके बिना आपको एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, आपको एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रसल्स जनरल एप्टीट्यूड। भाई साहब 15 नंबर का होता है, 15 नंबर कम नहीं होते हैं। आप 10 नंबर भी उठा लोगे तो मतलब आपको सपोर्ट हो जाएगा। नेट होगा तो JRF हो जाएगा, नेट नहीं हो रहा होगा तो नेट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा तो वो है ना भाई, एक जो असिस्टेंट प्रो मतलब PhD के लिए, तो एक लेवल अप हो जाओगे। PhD होने वाली होगी तो आप नेट कर जाओगे, नेट होने वाला होगा तो JRF कर जाओगे, JRF होगा तो SPM कर जाओगे। तो कहने का ये मतलब है कि आप जनरल एप्टीट्यूड को छोड़ नहीं सकते। हालांकि इसका लेके ट्रिक है, मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ने नहीं बोल रहा, जनरल एप्टीट्यूड को लेके मेरा ट्रिक है। ठीक है, आप अगर लिखोगे, मैं इसमें लिंक में डाल दूंगा कि जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका मैंने एक ट्रिक वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल एप्टीट्यूड 2 से 3 मिनट के टाइम में आप 7-8 नंबर, आप 6 से 7 नंबर आप आराम से उठा सकते हो इससे। ठीक है, बहुत विदाउट किसी एफर्ट। अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड नहीं भी आती फिर भी आप यहाँ से ठीक ठाक मार्क्स उठा लोगे। ठीक है, मैं आपको इसमें वीडियो जो है इसके लिंक में डाल दूंगा, आप देख लेना, जरूर देखना। नेक्स्ट है हमारा स्टे अपडेटेड विथ स्ट्रैटेजी। यस, सबसे बड़ी चीज तो यही है। अंग्रेजों की सेना जब मीर कासिम की सेना से टकराई थी ना, तो मीर कासिम की सेना में लगभग 3 लाख फौजी थे और अंग्रेजों के पास सिर्फ 30,000। और उस फाइट में अंग्रेज जीते थे, मीर कासिम की सेना हार गई थी क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी थी और मीर कासिम की सेना के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। और वहीं से जो इंडिया में कॉलोनियल सिस्टम का स्टार्टिंग हुआ वो वहीं से हुआ। तो स्ट्रैटेजी बहुत कुछ करती। सोच के देखो कि आप
आप किसी स्ट्रैटेजी, दो स्टूडेंट, एक स्ट्रैटेजी चल रहा है, एक स्ट्रैटेजी इसके पास नहीं है। जिसके पास स्ट्रैटेजी नहीं वो जरूर है, इसके पास जरूर है, वो 2 से 3 मार्क्स तो आगे, कम से कम। कुछ बहुत बुरा जाएगा तब भी 2-4 मार्क्स वो आगे रहेगा। सोच के देखो, जिस मार्क्स पे JRF होता है उस मार्क्स से हाफ मार्क्स किसी जिसका कम होता ही है, बहुत लोगों का होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में भी मार्क्स आते हैं। अब सोचो कि किसी का जो है मान लो 110 में JRF होना होता है और उसको 109.5 आ गया, बेचारा नेट रह जाएगा। जो 25 लाख रुपये की जो स्कॉलरशिप मिल रही है आज के डेट में, वो उसको नहीं मिलेगी सिर्फ उस 0.5 मार्क्स के कारण। तो सोचो कि ये 0.5 मार्क्स कितना मैटर करते हैं। इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग रखो। कोई वक्त नहीं जाता स्ट्रैटेजी को लेके चलने में, स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन आप अगर स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो तो आपके पास बहुत सी चीज़ें होती है करने के लिए, और ये आपको 4-5 मार्क्स तो बढ़ा के आपको दे ही देता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी। चलिए मैं उस पर भी बात करूँगा अभी। नेक्स्ट है हमारे पास, नहीं पहले बात कर ही लेते हैं, पहले इस स्ट्रैटेजी को समझ ही लेते हैं कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को समझो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट समझना। देखो मैं एक लाइन में बताता हूँ आपको स्ट्रैटेजी क्या है इसकी। देखो जैसे कि आप एग्जाम जब दे रहे हो, ठीक है, आपके पास 1 से लेके मान लो कि 100 क्वेश्चन तक हैं। आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 से लेके 6 7 8 9 इस तरह से आपने किए। मान लो एप्टीट्यूड छोड़ दो तो 15 20 नंबर 20 21 से ले लो, 21 22 23 24 25 26 27 इस तरह से ले लो। अब आपके पास क्या होगा, ऑप्शन बचे लो, आपके पास क्या होगा। सपोज करो आपने 21 नंबर क्वेश्चन बनाया, बन गया, ठीक है, आप आंसर शीट बगल में रखो, बना और उसको टिक कर दो, हाँ भाई 100%, काटो उसको। 22 नंबर में उसको ऐसे कर दो, काट दो उसको, ठीक है, 100% हो गया। मतलब 22 नंबर क्वेश्चन बना, ये भी हो गया, इसको भी ऐसे लंबा वाला घेरा लगा दो। 23 नंबर आपने बनाया, थोड़ा सा अटक रहा है, थोड़ा सा, इसको छोड़ दो, 90% लिख दो इसको, ऐसे 1 सेकेंड लिखो 90%, ठीक है। इसमें छोटा सा या कुछ ना हो तो छोटा सा कट लगाओ, छोटा सा। ये वाला 24 नंबर क्वेश्चन बना, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही लग रहा है, ये मतलब ये 50% आधा क्वेश्चन समझ में आधा नहीं आ रहा है, तो इसमें एक बड़ा, एक में डबल कट लगा दो, मतलब आपको इसमें डबल कंफ्यूजन है। ये 25 है, देख लिया कि भाई ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस का ही नहीं, काट दो उसको, ऐसे करके काट दो, कोई उम्मीद नहीं, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, काट दो उसको। फिर 26 नंबर बनाया, बन गया, लगाओ ऐसे 100%। 27 नंबर बनाया, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छोटा सा कट लगा दो। अब क्या होगा कि ऐसे करके आपने क्या किया, 20 क्वेश्चन तक सॉल्व किया, मान लो 21 से लेकर 41 तक किया आपने। और जैसे आपने 21 से लेकर 41 तक किया, सब समझो बात को, कि जैसे आपने क्या किया, 21 से लेकर आपने 41 तक किया, तो 41 तक जैसे आपने किया, उसके बाद क्या किया कि आप उसको भर लोगे। अब आप क्या करोगे, OMR में आप उसको 21 से लेके 41 तक जो भी आएगा आप उसको फिल कर लोगे, जो गोला है उसको भर दोगे। तो बोलोगे सर जो नहीं हुए उसका क्या, तो जो नहीं हुए उसको आप छोड़ दो सेकेंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में मत करो, उसको सेकेंड राउंड में करना। आपने इस तरह से क्या किया, सारे क्वेश्चन बना लिए, और फर्स्ट स्टेज में आपके मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपके जो है मान लो 40 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। आपके मान लो फर्स्ट राउंड में क्या हो गया, 40 क्वेश्चन सही हो गए। मान लो कि जिसमें कि 10 क्वेश्चन सी से आ गए, ठीक है, 25 क्वेश्चन आपको जो हो गए बी से आ गए, और 5 क्वेश्चन आपका ए से आ गए, ठीक है। हालांकि ये कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ये। अब आप बोलोगे सर रुको सर, ये फर्स्ट स्टेज में आपने कर लिया। आप बोलोगे सर 5 से, सर 5 दूनी 10, 25 से 25 दूनी 50, और 10 चौके 40, सर 100 नंबर का तो हमने बना लिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, 100 नंबर में कुछ नहीं होगा। आप चलो सेकंड राउंड, आपने एक बार कर लिया, सेकंड राउंड में आ जाओ। अब सेकंड राउंड में क्या करो, जितना सिंगल कट वाला है उनको देखो, डबल कट को नहीं देखना है, सिंगल कट वाले को देखो। सिंगल कट होगा क्या कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो धागे की तरह उलझा हुआ होता है। अगर अपने ब्रेन को थोड़ा सा वक्त दे दें सोचने का, बिना उससे ध्यान से हटा दें कि मत सोचो, तो हमारा ब्रेन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद निकालने लगेगा। ये ऐसा ही होता है कि रात में आप कोई मैथ का क्वेश्चन बनाते हो, नहीं बन रहा, और सुबह उठ के बनाते हो और वो क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है। हमारा दिमाग ऑटोमेटिक, किसी इंसान का नाम याद कर रहे हो, नहीं याद आ रहा, अचानक से आपको उसका नाम याद आ गया। तो कहने का ये मतलब है कि आप उसको सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दो। अब सेकेंड राउंड में मान लो आपके पास ऐसे सिंगल कट वाले आपके पास 20 क्वेश्चन थे, सिंगल कट वाले। तो जब सेकेंड राउंड में आपने 20 में से 10 क्वेश्चन मार लिए, ठीक है, आपने 20 में से क्या किया, 10 नंबर मार लिए, 10 क्वेश्चन मार लिए। अब 10 दोनों तरफ फैले, मान लो कि वो 4 यहां से था, 2 यहां से था, 3 यहां से था, ठीक है, नहीं 4 यहां से, 2 यहां से था, 4 यहां से था। आपके मार्क्स और इंप्रूव हो गए। अगर आपके पास अब समय है तो फिर से चलो एक बार, जो बड़े वाले कट पे चलो एक बार, अब एक बार उनके बारे में, तो क्या पता उसमें भी कुछ क्वेश्चन बन जाए। वहां भी मान लो 20 क्वेश्चन थे, आप उस 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन वहां भी ले आए, हो गया काम खत्म।
अपने मार्क्स भरो, OMR भरो, टाइम वैसे भी खत्म हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि आप राउंड पे राउंड मारते रहो। तो कहने का ये मतलब है कि चीज़ों को ईजी लेके चलो, ठीक है, चीज़ों को इजी वे में लेके चलो तो बहुत ही आसानी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है जो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े टीचर्स इस स्ट्रैटेजी को रिवील करते हैं और बहुत से लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके JRF करते हैं। पर्सनली मैं तो करता हूँ, मैं तो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। आप नहीं करते तो आप भी कीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या स्ट्रैटेजी है? नेक्स्ट हमारा मेंटेन द हेल्थ एंड मैनेज स्ट्रेस। ये बड़ी चीज़ है कि हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट, बच्चों ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक साथ लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लास्ट टाइम तक टूट जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, खुद को मोटिवेटेड रखिए, थोड़ी सी मोटिवेशन की वीडियोस देखिए। जो लोग क्वालिफाई किए हैं, जब शाम को अगर 5-10 मिनट के लिए बाहर निकलते उनसे मिलिए, अपने टीचर से मिलिए, टीचर से अच्छे से बात कीजिए, मम्मी पापा से बात कर लीजिए, भाई बहन से बात कर लीजिए, क्योंकि उनके नज़र में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करना ऐसा कुछ नहीं कि कोई पहाड़ टूट जाएगा। वो आप सोचते हो कि आपने इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो आप बिल्कुल तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन ऐसा नहीं सोचते, उनको लगता है ठीक है मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो आप उनसे जब बात करोगे तो वो आपको न्यूट्रलाइज करेंगे, और जब आप थोड़े न्यूट्रल होंगे ना तो आपको फिर चीज़ों को देखने का, समझने का जो नज़रिया है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो फिर से बदल जाएगा। तो इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब मिलेगी। और आप इस बीच में अपने अच्छे फ्रेंड, जो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको ऐसा नहीं कि किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर लेना जो आपको और डिमोटिवेट कर दे। अच्छे फ्रेंड से बात कर लेना तो 4-5 मिनट, थोड़ा सा घूम फिर लेना। लगातार कांस्टेंट स्टडी लोग क्या करते हैं एग्जाम के टाइम में 2-3 दिन पहले कांस्टेंट स्टडी करते जाते हैं। उस कांस्टेंट स्टडी करना जरूरी होता है, मैं उसको शिकायत नहीं करता, लेकिन उसके बीच में भी 5-10 मिनट का टाइम निकाल के थोड़ा सा हंस मुस्कुरा लेना, स्ट्रेस से दूर रहना। किसी भी तरह मम्मी पापा सबको बोल देना 30-40 दिन बचे हों एग्जाम में, 2 महीने बचे हों, तो मम्मी पापा भाई को बता देना कि जब तक कोई बहुत बड़ा अगर कुछ ऐसा इसको स्ट्रेस वाली बात ना हो तब तक वो आपको ना बताएं, ठीक है। आप उनको समझा देना, क्योंकि वो इस मामले में थोड़े नहीं समझते हैं इंडियन माँ बाप, ठीक है। वो थोड़ा सा सोचते हैं कि घर में कुछ भी हुआ तो बेटे को ही बता दो, ठीक है, कुछ हुआ तो बेटे को इन्फॉर्म कर दो। आप उनको बोलना कि किसी तरह के स्ट्रेस से आपको वो दूर रखे। और बाकी आप स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लेकिन टॉक्सिक लोगों से दूर रहिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा फाइनल वीक प्लान। जैसा कि मैंने आपको बोला कि लास्ट के वीक का जो प्लानिंग होगा वो बड़ा खास होता है। उस समय आपके पास समय बहुत कम होता है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। न्यूमेरिकल्स, कभी न्यूमेरिकल आ जाएंगे, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन चीज़ों के बीच उलझना मत, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वर्क करना, शॉर्ट नोट्स पढ़ना। शॉर्ट नोट्स को जितना शॉर्ट कर सको, लास्ट में शॉर्ट्स छोटे होते चले जाएंगे, उसके बाद कुछ बच जाए अगर, ठीक है। और आप याद रखना कि आपको अपना जो की पॉइंट है उसको जरूर कवर करना, छोड़ना नहीं है की पॉइंट को। की पॉइंट छोड़ोगे तो वैसे भी क्वालिफाई नहीं करोगे, ठीक है। तो छोटे सिलेबस के साथ जाके क्वालिफाई ना करने से बड़ा है कि हम बड़े सब्जेक्ट के साथ थोड़ी कन्फ्यूजन रह गई किसी क्वेश्चन तो हमें लगेगा अरे भाई इस बार नहीं होता अगले बार हो जाएगा। लेकिन आप छोटे सिलेबस के साथ जाओगे और कोई क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा, अगर ज़्यादातर क्वेश्चन, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। आपको लगेगा यार क्या हमने तो पढ़ा ही नहीं ये टॉपिक, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना, अपना 60, 70, 80% का जो सिलेबस है उसको अपना लेके चलना है, ठीक है। जो चीज़ बहुत डिफिकल्ट है छोड़ देना, ठीक है। हालांकि हम लोग क्या करते हैं बेवकूफ़ों की तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दें। कुछ बच्चों को बोलते हैं क्वांटम छोड़ देंगे, अरे क्वांटम छोड़ के स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जाएगा, ठीक है। तो क्वांटम नहीं छोड़ सकते, क्वांटम को लेना और अच्छे से लेके चलना। अब जो कुछ सेपरेट टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता हो, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी टॉपिक का मैं नाम क्यों लूँ, वो आप डिसाइड करना कि कुछ टॉपिक को जो छोड़ना है तो वो कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। चलिए, और बाकी बात है आपके रिसोर्सेज की। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, रिसोर्स एग्जाम के कम समय बचे हों तो आपका रिसोर्स आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है लास्ट टाइम में रिसोर्स, लेकिन फिर भी समझने वाली बात है। रिसोर्स का मतलब हुआ कि जेन्युइन बुक्स, जेन्युइन नोट्स, ठीक है। आप रिसोर्स अपने नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाना, किसी और के नोट्स को कॉपी करने की कोशिश गलती से ही मत करना। किसी और के नोट्स आपके लिए उतने ही यूजलेस हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब समझ रहे हो ना, एक बच्चे को बाइक की चाबी दे दी जाए छोटे बच्चों को तो उसके लिए क्या यूजलेस है, वैसे आपको किसी और के नोट्स दे दिया जाए तो वो बिल्कुल बेकार है। तो अपने नोट्स पे बिलीव करना, किसी और के नोट्स से दूर रहना, किसी और की बातों से भी दूर रहना, और अपने रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करना, उन पे रिलाई करना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा।
डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हम अपना एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ओनली 1000 रुपीज़ का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं CSI या नेट JRF के लिए 60 डेज वैलिडिटी के साथ। ये आपको हमारे एप्लीकेशन केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आप सर्च करेंगे, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर्च कीजिए तो वहाँ पर आपको 60 डेज का एक क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। इसकी फ़ी बहुत कम है, ओनली 1000 रुपीज़, 2 महीने की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, आप इसको कोर्स को लेके आप अपना फाइनल प्रिपरेशन एक बार कर सकते हैं, तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लास्टली आपको सारी प्रिपरेशन हम एक जगह पे आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत का, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। लगभग वीडियो तो बहुत सारे हैं, 500-600 हैं। ठीक है, लेकिन आप उसमें अपने क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ सकते हैं और फटाफट वीडियो को 2.5 या 2 के स्पीड में देखकर आप अपना रिवीजन एक बार अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई टॉपिक वीक है तो आप उसको वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बात को यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं और किसी भी तरह की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग का इशू है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।